कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगें। आज हम इसमें सबसे पहले 1 अंकों के प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से ध्वनि तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अधिक आवृत्ति वाली तरंग है? तो इसमें से गामा किरणें जो हैं अधिक आवृत्ति की तरंगें होती हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंग है? तो यहाँ पर रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। चौथा प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है? तो ये 10⁻⁸ मीटर होती है। इसके बाद यहाँ पर पाँचवा प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है? तो ये 10⁻14 हर्ट्ज होती है। छठवां है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? तो ये पहला इसका ऑप्शन सही, 1/μ0ε0। फिर सातवां प्रश्न है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? तो इस सूत्र में E0/B0 होता है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कम तरंग दैर्ध्य की तरंग है? तो इसमें से जो कम तरंग दैर्ध्य की तरंग है वो है एक्स किरण। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। इसके बाद देख लेते हैं इसका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष तथा विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की ओर हो तो तरंग संचरण होगा? तो तरंग संचरण जेड अक्ष की ओर होगा, इनके लंबवत होता, तो एक्स वाई के लंबवत तो जेड हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है? तो ओजोन मंडल इनमें से परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। 11वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो ये परस्पर लंबवत होते हैं। चलिए इसका 12वां प्रश्न देख देते हैं। टेलीविज़न में उपयोग की जाने वाली तरंग हैं? तो टेलीविज़न में जो है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से माइक्रो तरंगें उत्पन्न होती उपयोग की जाती हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न इसमें। तो अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, कोहरे में सिग्नलों को भेजने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न, धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा और विस्थापन धारा? तो चालन धारा और विस्थापन धारा का मान बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर जो है सी का ऑप्शन सही है। 15वां, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उनमें अवरक्त किरणों के अवशोषण से होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, तरंग सदिश या तरंग संख्या को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर ये 2π/λ तरंग संख्या को व्यक्त करता है। 20वां प्रश्न है, किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज होगी। अब देख लेते हैं कैसे आगे। तो देखिए न्यू बराबर आवृत्ति बराबर होता है C/λ। सी का मान 3×10⁸ और लैम्डा का मान ये 5000 है, तो ये 5000 लिख दिए। और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10 होता है। इतना लिखने के बाद यहाँ देख लेते हैं कि ये जो 5000 है तो 5000 लिख दिए, और ये जो 10⁻−10 है तो यहाँ पर 10⁸ कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 10⁻ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कैसे कैसे है, फिर से समझ लीजिए। 10⁻ ये 18 हो जाएगा, 18 से में से 4 शून्य इधर रख दिए हैं, इसलिए यहाँ पर 10⁻14 बचेगा। 21वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन में किसकी भूमिका अधिक होती है? तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। इसके बाद इसका 1 नंबर का प्रश्न देख देते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। फिर दूसरा है, भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल खाली स्थान घंटे होता है, 24 घंटे होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग खाली स्थान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खाली स्थान किरणों का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। 5वां प्रश्न है, परावैंगनी प्रकाश देने वाले लैंप खाली स्थान से बनाए जाते हैं, क्वार्ट्ज से बनाए जाते हैं, क्योंकि कांच इन्हें अवशोषित कर लेता है। 6वां प्रश्न है, विस्थापन धारा खाली स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं, किसी संधारित्र में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान खाली स्थान होता है, 0 होता है।
8वां प्रश्न है रडार प्रणाली में खालिस्तान तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न है ऊष्मा की संवेदनशीलता खालिस्तान किरणों से उत्पन्न होती है, अवरक्त किरणों से उत्पन्न होती है। 10वां प्रश्न है दूर संचार के लिए खालिस्तान तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें खालिस्तान तरंगें कहलाती हैं, ये सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। 12वां है खालिस्तान की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। 13वां प्रश्न एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र और खालिस्तान दोनों उत्पन्न करता है, तो ये त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चलिए अब 14वां प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत स्फुलिंग के निकट किरणों की गंध निकलती है, पराबैंगनी किरणों की गंध निकलती है। जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। 16वां है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 17वां प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से बनी होती है, तो दो खाली स्थान है, तो एक में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, एक में चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। 18वां प्रश्न है दृश्य प्रकाश के रंग उसकी खाली स्थान पर निर्भर करते हैं, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। 19वां प्रश्न है दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास खाली स्थान से खाली स्थान नैनोमीटर होती है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होती है। 20वां प्रश्न है वही तरंगें जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज कोटि की होती है खालिस्तान तरंगें कहलाती हैं, रेडियो तरंगें कहलाती हैं। इसके बाद देख लेते हैं 21वां प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगें खालिस्तान का स्थानांतरण करती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। 22वां प्रश्न है पराबैंगनी किरणें सिल्वर क्लोराइड के घोल को खालिस्तान कर देती हैं, काला कर देती हैं। 23वां प्रश्न है ओजोन परत खालिस्तान मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। 24वां प्रश्न है वेल्डिंग आर्क से खालिस्तान किरणें उत्पन्न होती हैं, पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं यदि पृथ्वी वायुमंडल ना होता तो इसका ताप कम हो जाता। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, तो चलिए सही जोड़ी मिलाते हैं। रेडियो तरंगें, तो रेडियो तरंगों की खोजकर्ता कौन है यहाँ, मार्कोनी। इसके बाद दूसरा है पराबैंगनी किरणें, इसको खोजने वाले कौन हैं, रिटर। इसके बाद है अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणों को खोज करने वाले कौन हैं, विलियम हर्शेल। फिर यहाँ है सूक्ष्म तरंगें, तो सूक्ष्म तरंगें की खोज करने वाले जो हैं वो कौन है, हर्ट्ज। इसके बाद 5वां देख लेते हैं गामा किरणें, तो गामा किरणों की खोज करने वाले कौन है, बेकुरल। फिर यहाँ 6वां है दृश्य किरणें, ये दृश्य किरणों को खोज करने वाले कौन है, न्यूटन। फिर एक्स किरणों की खोज किसने की, रॉन्टजेन। तो इस तरह से यहाँ पर रेडियो तरंगों के नाम हैं और ये इनके आविष्कारक हैं, खोज करता हैं। अब हम इसके बाद सही जोड़ी में आ जाते हैं, अगली वाली सही जोड़ी में। तो यहाँ पर देखिए रेडियो तरंगें, तो रेडियो तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है, टीवी संचार में। फिर दूसरा है पराबैंगनी किरणें, तो जो पराबैंगनी किरणें हों इसमें जल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर अवरक्त किरणें, तो जो अवरक्त किरणें हैं वो रोगियों की शिकायत में उपयोग किया जाता है। फिर चौथा है सूक्ष्म तरंगें, तो ये रडार में प्रयोग की जाती हैं। फिर है गामा किरणें, तो ये कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती हैं। फिर है दृश्य किरणें, ये देखने में प्रयोग की जाती हैं। फिर है एक्स किरणें, तो ये चिकित्सीय जांच में प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 7 तरंगों के नाम हैं और यहाँ उपयोग हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसमें फिर से सही जोड़ी है। यहाँ पर देख लेते हैं रेडियो तरंगें, तो रेडियो तरंगें उत्पन्न कहाँ से होती हैं, विद्युत दोलित्र के कारण उत्पन्न होती हैं। फिर है पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें कब उत्पन्न होती हैं, जब आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। फिर तीसरा है अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, जब अणु आप कंपन करते हैं। फिर 5वां है गामा किरणें, तो गामा किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न होती हैं। फिर चौथा ये सूक्ष्म तरंगें हैं, सूक्ष्म तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये होती हैं मैग्नेट्रॉन वाल्व से। इसके बाद दृश्य किरणें हैं, तो दृश्य किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो ये बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण करने से। फिर 7वां है एक्स किरणें, तो एक्स किरणें काहे से उत्पन्न होती हैं, इलेक्ट्रॉन जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से टकराते हैं। तो इस तरह उत्पादन इन तरीकों से होता है, हालांकि ये कम पूछा जाता है। चलिए इसके बाद एक वाक्य के प्रश्न उत्तर को समझते हैं।
दृश्य तरंगों की परास होती है। तो दृश्य तरंगों की परास 400 नैनोमीटर से लेकर के ये 800 नैनोमीटर तक होती है। दूसरा है एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में z अक्ष के अनुदिश चल रही है, इसकी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की सदिश क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर यदि ये z अक्ष में जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र XY तल में कहीं पर भी होगा, परस्पर लंबवत होंगे। तीसरा है ओजोन परत किन तरंगों को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित करती है। चौथा प्रश्न है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया उत्तर पराबैंगनी किरणों का। छठवां प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकाशीय प्रभाव किस क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। तो दृश्य किरणों के कारण उत्पन्न होता है। सातवां है 4000 एंगस्ट्रॉन एवं 5000 एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की तरंगों का निर्वात में वेगों का अनुपात क्या होगा। तो क्यों एक होगा, क्योंकि निर्वात में सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग समान होता है। तो जितना वेग जो है ये तरंग दैर्ध्य वाला चलेगा उतने वेग ये भी तरंग दैर्ध्य का होगा, तो दोनों का अनुपात 1 हो जाएगा। आठवां है टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न है टीवी तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है। तो 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज होती है। 11वां प्रश्न है रेडियो तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है। तो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न है सूक्ष्म तरंगों के परास की कोटि कितनी होती है। गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज या 10⁹ हर्ट्ज। माइक्रोवेव ओवन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों की परास कितनी होती है। 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 मिलीमीटर तक। 15वां प्रश्न है सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो सबकी चाल समान होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके 1 नंबर के प्रश्न हैं। अगले वीडियो में 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। जनरली इसमें 1 और 2 नंबर के प्रश्न ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी आपको अच्छे से करना है। बाकी सारे चैप्टर को देखना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से आप प्लेलिस्ट की लिंक से सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।